अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, मैंने पहले भी ना वो मुझे लगता है इस क्लास में कही थी ये बात, लेकिन चूंकि आखिरी महीना है तो शायद मुझे एक दो दफा फिर दोबारा मोटिवेट करना पड़े। जो हो गया सो हो गया। अगर आप लोगों ने पहले साथ साथ नहीं पढ़ा तो जो अब से ऑनवर्ड रहता है ना उसको अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि अगर आप घर जाके ये करेंगे कि रोज वाला नहीं पढ़ रहे और अपनी प्लानिंग पिछले से शुरू कर दी कि अब मैं शुरू से पढ़ूंगा और जाके आपने इन्वेंटरी वैल्यूएशन का चैप्टर खोला और पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये जो अब रहता है ये भी रह जाएगा और प्रेशर बढ़ेगा। तो उसके लिए बेटा मशवरा मेरा मुखलिस ये है, अभी भी देखिए आधा महीना जुलाई का बाकी है, अभी अगस्त का महीना बाकी है, जो अभी, और सिर्फ कॉस्ट की नहीं सबकी बात कर रहा हूं, जो अब से ऑनवर्ड रहता है ना उसको अभी से अच्छा पढ़ लें। ये इंतजार ना करें कि जब क्लासेस खत्म होंगी, सब हर जगह से फारिग हो जाएंगे, सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, बच्चों की शादियां कर लेंगे, फिर फारिग हो जाएंगे, फिर रिटायर हो जाएंगे, फिर कॉस्ट की तैयारी करना शुरू करेंगे। फिर ये वक्त नहीं आना है। हाँ, फिर हज पे जाएंगे, फिर अगर जिंदा बच के वापस आ गए तो फिर पेपर की तैयारी शुरू करेंगे। तो इसका इंतजार नहीं करिए। आप लोग अब से ऑनवर्ड जो रहता है ना उसको एग्जाम लेवल का ही तैयार करने की कोशिश करिए। अपनी पढ़ाई जो भी आप 24 घंटे की जिंदगी में अगर आप लोग अपनी टाइम को दोबारा से सोचेंगे तो बहुत सारा फालतू टाइम अभी भी आप जाया कर रहे हैं, उसको निकाल के पढ़ाई में सर्व करें, क्योंकि 1.5 महीना रह गया पेपर में आपके। तो अब से ऑनवर्ड जो रह गया है उसको अच्छा पढ़िए। क्या ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात पता नहीं मैं क्या बता रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो अभी भी आपके पास टाइम बचा है ना, अब से ऑनवर्ड आप प्लानिंग शुरू कर दें पेपर की। जो आपका, जैसे मैं कॉस्ट की बात करूं तो सीवीपी चलो अभी साथ चल ही रहा है। अभी ये जो आपको छुट्टियां मिल गई, इनमें आप सीवीपी को पक्का करें, सीवीपी को पक्का करके क्लोज करें। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करानी है उसको अभी से साथ साथ लेके चलिए। जैसे आप होमवर्क कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह करें। नहीं हो रहा, कल सर से समझ लेंगे, अगले दिन आए नहीं, ऑनलाइन लेक्चर मिल जाएगा फिर देखेंगे। अब ऐसे ना चलिए। अगर आपने इसको जो अब से ऑनवर्ड है इसको अच्छी तरह कर लिया ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और रोज का काम रोज करने के बाद कोशिश करके जितना भी टाइम निकले, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटे निकालने का इंतजार ना करें। आधा घंटा भी मिल रहा है ना अगर, तो आप उल्टा चलना शुरू कर दें, वेरिएंस साथ साथ रिवाइज करना शुरू कर दें। या अभी कौन सा खत्म किया हमने सीवीपी से पहले, वे नहीं था, वेरिएंस रिवाइज करना शुरू कर दें। प्रोसेस का दिल कर रहा है प्रोसेस कर लें, लेकिन अभी से एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। तो इसलिए अभी से कर देंगे ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस अगस्त में रहेगा। वरना अगर आपने ये आधा जुलाई भी अच्छा नहीं गुजारा तो फिर अगस्त में और प्रेशर पड़ेगा। एक नसीहत। दूसरी नसीहत मेनली है रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए। ये मैंने आज से को 1.5 महीना पहले भी बात की थी, लेकिन जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो आपको ना इतना पता नहीं था। अब आप चूंकि बड़े हो गए हैं तो अब मुझे दोबारा नसीहत करनी पड़ रही है। आप लोग अगर अपनी अकल के मुताबिक अपने टीचर को अमेंड करने की ख्वाहिश रखेंगे ना कि ये ऐसे कर लें, ये पिच थोड़ी सी ऊपर कर लें, ये ऐसे कर लें, इस सवाल में जो 15 मिनट लगाए उसमें 13.5 मिनट कर लें, फिर ऐसा करें कि ये वाला सवाल छोड़ के ये करा दें, तो आप जब इस तरह से टीचर को देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस टीचर से हट जाएगा और आप अपना जो कंसंट्रेशन है वो आपकी लूज हो जाएगी, फिर आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। आप जिस सब्जेक्ट के जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं आपको उन पे ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा। ये बात मैं अभी इसलिए दोबारा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी आखिरी महीना है ना, तो रिकॉर्डिंग वाले ग्रुप में टेंशनें शुरू हो चुकी हुई हैं, बल्कि कल तो गालम गलोच भी शुरू हो चुकी हुई है। लिटरली गंदी गंदी बातें शुरू हो चुकी हैं। मैं आइए मैं आपको पढ़ाता हूं कौन सी गंदी बातें मजे लेने आपने, आइए पढ़ाता हूं मैं आपको। को बात समझा रहा हूं तो समझ लो ना यार। पता नहीं क्या बता रहा था, क्या बात कर रहा था। हाँ देखिए, ये बात ना मैं आपको आपके भले के लिए बता रहा हूं। फिजिकल में ज्यादा मसला इसलिए नहीं होता क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहां चुप करके बैठते हैं। ऑनलाइन के लिए इसलिए, और मुझे आपको भी साथ इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आपके हॉस्टल में भी आपके सीनियर्स होंगे, सीनियर्स
जो आपको मशवरे देके चलेंगे। ग्रुप में सीनियर ज्यादा होते हैं। अब वो जो ज्यादा लोग होते हैं, चूंकि वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट फिजिकल सामने नहीं कर रहे, तो फिर कोई कुछ भी कह दे तो कोई मसला नहीं है, वो लिहाज नहीं हो रहा ना, तो जो मर्जी कह दे। तो इसलिए ग्रुप में भी जुलाई के महीने में, अगस्त में मसले चलेंगे और बच्चों का कॉन्फिडेंस खराब होगा। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूं। आप लोग थोड़ी सी भी अगर अकल लगाएंगे ना, तो जो भी पढ़ाया जा रहा है अब तक जिस तरतीब से मैंने पढ़ाया, वो मेरे हिसाब से तरतीब ठीक होगी। कोई और टीचर पढ़ाते होंगे, हो सकता है किसी और तरतीब से पढ़ाते होंगे, उनको ठीक लगता होगा। कोई और टीचर पढ़ाते होंगे, उनको ठीक लगता होगा। तो आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। तरतीब पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो वो टीचर की सारी तरतीब के पीछे मेहनत, वो साइंस, वो सारी क्वेश्चन हो जाती है। अगर पेपर में कोई सवाल उस टॉपिक से आए जो मैंने शुरू में पढ़ाया था, तो बच्चा कहेगा कि ये तो सर ने शुरू में पढ़ा के फारिग कर दिया था, वो तो उसमें से सवाल आ गया। अच्छा, पेपर में से सवाल आएगा किसी ऐसे टॉपिक में जो मैंने सबसे आखिर में कराया था, ये तो सर ने आखिर में कराया था जाके। तो कोई तो तरतीब चलनी है ना। मतलब अगर कोई चैप्टर सबसे आखिर में कराया है तो कराया है ना, उसमें से सवाल आ गया, तो सर ने आखिर में कराया था। अच्छा, वो टॉपिक जो ईद से पहले कराया था, यार ये तो सर ने ईद से पहले कराया था, तो ये एतराज तो रहेंगे। लेकिन सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए एक बात बता रहा हूं कि आप अगर साथ साथ पढ़ लें, कोर्स खत्म हो जाए, उसके बाद पूरा महीना है आपके पास तैयारी के लिए। जब आप ग्रुप में ऐसी बातें करेंगे ना कि ये टॉपिक आखिर में क्यों, ये पहले क्यों नहीं हो रहा, मैं सीनियर से बात कर रहा हूं, तो वो जो नए बच्चे घबराते हुए चल रहे हैं वो और घबरा जाएंगे। नए बच्चे भी मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनकी भी फिक्र है। तो ये खास तौर पे सीनियर बच्चों को मेरी गुजारिश है कि जो आपके अपने बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस हैं पुराने, आपकी अपनी सुस्तियों की वजह से, वो नए बच्चों को ना परेशान करके उनको गुमराह ना करें। ये जो हम अभी सीवीपी पढ़ रहे हैं, और इससे पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट कराया था मैंने, कोर्स में ना ग्रेड 3 है। इसके कोर्स में मार्क्स हैं तकरीबन 30 से 40, और एग्जामिनर 5-10 नंबर ऊपर जा सकता है। मतलब इतने को इन पे कोर्ट में केस नहीं कर देता, वो ग्रेड से ऊपर नीचे हो सकता है। चलो 45 नंबर भी चला जाएगा। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी है, इसमें सीवीपी भी है, और इसमें एक टॉपिक है जिसमें 5 तरह के डिसीजन हैं। उसको मैंने एक चैप्टर बना के शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कह दिया। इसमें हमने कितनी क्लासें लगाई? 11। इसमें अब तक मेरा ख्याल है कि 7-8 शायद लगा चुका हूं, और आज और 2 और 3 मेरे और प्लान है। चलो तकरीबन 11 हो गई। इसमें प्लान तो तकरीबन 20 के आसपास का है। मुझे अंदाजा है इतने दिन हमारे पास नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर जैसे कल शाम 30 से कुछ ना कुछ तो करूंगा। देखो, आपको साथ लेके चलना होता है, सब बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कितनी क्लासेस हो गई? 42 हो गई, थोड़ी हैं। चूंकि मैंने इस चैप्टर को नाम डिसीजन मेकिंग दिया हुआ है, तो ये ग्रुप के सीनियर्स छोटे बच्चों को ये बातें फैलाएंगे कि सर तो डिसीजन मेकिंग आखिरी दिन में कराते हैं, और ये ग्रुप वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे। ये बात आपको सीरियस नहीं लग रही, मुझे बहुत सीरियस लग रही है, क्योंकि आप में से वो बच्चे जो लास्ट टाइम FAR 1 में मेरे पास बैठे हुए थे, वो याद है 13 घंटे, मुझे आज भी FAR 1 के बच्चे मिलके पूछे, सर वो 13 घंटे वाली क्लास किस दिन होनी है? मतलब वो ये समझते हैं कि शायद ये कोई एक स्पेशल क्लास होती है। तो ये जो सीनियर्स होते हैं ना बेटे, जो अपनी हरकतों की वजह से फेल होते हैं और फिर वो नए लोगों को परेशान करते हैं, ये बराए मेहरबानी आपकी ना करें। वैसे तो सीनियर्स ये वाली मेरी वीडियो शायद हो सकता है 31 अगस्त वाले दिन देख रहे हो ये वीडियो, पहले भी ऐसे ही करते थे। जो नए बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो शायद मेरी वीडियो देख ले। तो मैं डिसीजन मेकिंग आखिरी दिन नहीं कराता, तकरीबन 40-45 क्लासें लगाता हूं। ये भी डिसीजन मेकिंग ही है, उसी ग्रिड का हिस्सा है। नहीं यकीन तो आप सिलेबस खोल के देखें, ये उस ग्रिड का हिस्सा है। तो नए बच्चों को मेरी सिर्फ यह दरखास्त है कि सीनियर्स की ना इस तरह की बातों को लेके परेशान ना हो जाया करें। आपके सीनियर्स मेरे ख्याल में 10 साल से ज्यादा पुराने नहीं होंगे कैफ में, या होंगे? हैं? नहीं होंगे ना। लेकिन आपके टीचर्स इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए टीचर्स पे भरोसा किया करें। अपने सीनियर्स जरूर देखें, सीनियर अच्छे होते हैं, आप सीनियर से गाइडेंस लेते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि हॉस्टल कौन सी जगह सही है पढ़ने के लिए, टाइमिंग, अच्छे सीनियर अच्छे मशवरे भी देते हैं। लेकिन जब आपके सीनियर्स, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, जब आपके सीनियर्स आपको ऐसा एनालिसिस करके दें, फलाने टीचर का ये मसला है, फलाने टीचर का ये मसला है, फलाने की टांग ठीक नहीं है, फलाने का हाथ ठीक नहीं है, फलाने की जबान में लुकनत है, फलाने को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, फलाना, तुझे नहीं पता, मैं जानता हूं, तुझे नहीं पता, मुझे पता है, फलाने का ये मसला है, उनको वो फलाने टॉपिक को ऐसे करते हैं, फलाने को ऐसे करते हैं, सब 2 नंबर लोग हैं, सब चालबाज हैं, सब जो हैं वो पूरे सेशन में ऐशी करते हैं, उनको आखिरी दिन अचानक ख्याल आता है कि वो पढ़ाना था मैंने,
तो फिर वो आखिरी दिन सारा पढ़ा के वो फारिग कर देते हैं। तो इस तरह के सीनियर्स की ना इस तरह की बातें बराए मेहरबानी ना दिल पे लिया करें, क्योंकि नुकसान आपको होगा इसका। आप पे प्रेशर बढ़ेगा और आप आखिर में जब प्रेशर में आएंगे तो आपसे नहीं संभाली जाएंगी चीजें। कॉस्ट मुश्किल सब्जेक्ट है, किसने कहा है कि आपको आसान सब्जेक्ट है? मुश्किल सब्जेक्ट है। और हर बच्चा, दुनिया का हर बच्चा, हर इंसान का बच्चा इस काबिल नहीं होता। यह कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। दुनिया के हर इंसान का बच्चा इस काबिल नहीं है कि वो दुनिया का हर इम्तिहान पास कर सके, नहीं है। अगर होता तो फिर मुश्किल क्वालिफिकेशंस क्यों होती? तो इसलिए कॉस्ट का मुश्किल सब्जेक्ट है। तो इसलिए वो फर्स्ट टाइमर बच्चे जो सीनियर्स की गाइडेंस लेते हैं, सीनियर अच्छे भी होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो सीनियर्स जो टीचर्स के बारे में इस तरह का एनालिसिस करके बच्चों को पेश करेंगे जिससे साबित हो जाएगा कि वो सीनियर सारी दुनिया को जानता है। टीचर्स ना उनको प्लानिंग सही आती है, ना उनसे कोर्स सही हैंडल होता है, तो बच्चे फिर परेशान होते हैं। तो पहली दरखास्त ग्रुप में मौजूद सीनियर से है कि बराए, क्योंकि ना मुझे गुस्सा चढ़ा बहुत शदीद किस्म का, जब मैंने गंदी लैंग्वेज ग्रुप के अंदर देखी मुझे शदीद गुस्सा चढ़ा। तो एक तो बहुत मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपस में एक दूसरे को क्रॉस टॉक, टॉन्ट ना किया करें, ना किया करें। हेल्प करें, बहुत अच्छी बात है। किसी ने सवाल पूछा है, जरूर जवाब दें, बहुत अच्छी बात है। जब आप किसी की मदद करेंगे तो इससे आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो आप मैयर नहीं कर सकते हैं। जो किसी के काम में होता है अल्लाह उसके काम में होते हैं। ग्रुप में जरूर मदद करें, लेकिन एक दूसरे को टॉन्ट ना करें, एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि आप जब क्रिटिसाइज करेंगे आपके अल्फाज आपको ठीक लग रहे होंगे, दूसरे को ठीक नहीं लगेंगे। फिर दूसरा जवाब देगा तो उसके अल्फाज उसको ठीक लग रहे होंगे, आपको ठीक नहीं लगेंगे। क्योंकि ओवरऑल तो हमारी कौम तो एक गंदे अखलाक की कौम है ना। ओवरऑल हमारे अखलाक गंदे ही हैं। ये आप और मैं सब अपने अपने गिरवान में झांकें, आपको नजर आएगा। ओवरऑल हमारी अच्छी अखलाक नहीं है हमारे लोग। जनरली हम गंदे अखलाक के ही लोग हैं। इर्द गिर्द देख, अपने आप को देख ले भाई, मैं अपने आप को देख लूं। तो इसलिए आप ग्रुप में ना एक दूसरे को काउंटर मत किया कीजिए। और सीनियर्स, आपकी बहुत मेहरबानी है कि बच्चों को ना गुमराह करके उनका कॉन्फिडेंस खराब ना करें। और फर्स्ट टाइमर बच्चे जितना भी टाइम रहता है उसमें बेस्ट एफर्ट करके चल लें। अब सीनियर्स के पुट्टे पुट्टे मशवरों के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस खराब करेंगे और उसके बाद जो आता था उससे भी जाएंगे। तो पता नहीं मैंने कहना क्या शुरू किया था और बीच में बात टोक टोक के पता नहीं मैं कहां से कहां निकल गया। खैर, बस एक दो नसीहतें करनी थी। एक सवाल कराता हूं और इस सवाल को ना पिछले सवाल से कंपेयर भी करूंगा। आप आइए, आसान कराता हूं और उसका मुश्किल वर्जन होमवर्क दे दूंगा। आप खोल लीजिए ऑटम 10। ऑटम 10 होमवर्क दिया था मैंने, हाँ होमवर्क दिया था। उसके ना सोल्यूशन में सिर्फ एक वो मुझसे कॉपी करते हुए गलती हो गई थी। एंड रिजल्ट सही आएगा, आप अपना सोल्यूशन करें। मैं जो पीछे प्रिंटेड है उसमें एडजस्टमेंट करवा देता हूं। वो कौन सी फिगर है? इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर की फिगर चेंज कर लें सोल्यूशन में। मैंने जो ऑटम 23 होमवर्क दिया था उसके सोल्यूशन में इनडायरेक्ट लेबर की फिगर चेंज कर लें। पीछे लिखा हुआ है 15, 9 और उसकी जगह कर लीजिए 12, 10 और 8। कहां पे? सॉल्यूशन में, वेरिएबल ओवरहेड्स की हेडिंग में, इनडायरेक्ट लेबर। ब्रैकेट में लिखा हुआ है 40 मिलियन इंटू 70% इन रेशियो ऑफ, तो वो इन रेशियो ऑफ लेबर है। तो ये जब आप ऊपर लेबर 120, 100, 80 की रेशियो में बांटेंगे ना तो वो आंसर आएगा 12, 10 और 8। कर लिया? इसकी वजह से एंड जो कंट्रीब्यूशन लिखा है वो फिगर भी बदल जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ए का कंट्रीब्यूशन पहले क्या लिखा हुआ है? 5, ये हो जाएगा 588। दूसरा हो जाएगा 349। तीसरा हो जाएगा 224। इन तीनों की अपनी अपनी सीएस रेशो भी चेंज हो जाएगी। ए की हो जाएगी 39.2%, बी की हो जाएगी 38.78%, सी की हो जाएगी 37.33%। लेकिन वेटेड एवरेज यही आएगा, यानी एंड आंसर सही निकलेगा। चलें इसमें बताएं जिसको मसला है, कुछ पूछना है तो। ऑटम 23 होमवर्क दिया था मैंने। वैसे तो कल आपने बहुत कॉस्ट पढ़ी, पता नहीं होमवर्क कर सके कि नहीं कर सके, लेकिन जिन्होंने किया है इस सवाल में कोई एतराज परेशानी है तो पूछिए। क्या जी? जी जी। ये जो आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं,
आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ वेरिएबल वाले हैं या दोनों हैं, ये पूछ रहे हो? या देखें, जो एडमिन एंड अदर हैं उसके साथ ब्रैकेट में लिखा है ऑल फिक्स्ड, तो जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, और नीचे इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है कि वेरिएबल भी है। पॉइंट 2 का जो पहले 2 बुलेट पॉइंट है, और तीसरे बुलेट पॉइंट में लिखा है ऑल अदर आर फिक्स्ड। किनमें? वो जो ऊपर दिए हुए हैं ना, तो जो ऊपर दिए हुए हैं वो टोटल हैं, उनमें से ये वेरिएबल निकालेंगे तो बाकी ऑल अदर आर फिक्स्ड हैं। जी बेटे, ऑटम 23 में और किसी का कोई सवाल? चलें, अब ना मैं आपको यही टारगेट सेटिंग एक थोड़े डिफरेंट स्टाइल से वर्डिंग दिखा रहा हूं, वो आपको मैं एक सवाल कराता हूं और उसका थोड़ा सा मुश्किल वर्जन वो होमवर्क है। क्या जी? यही जो हम कर रहे हैं सीवीपी में, वो जो डिजायर्ड प्रॉफिट तक पहुंचना होता है, तो उसमें ना एक सवाल है ऑटम 10। ऑटम 10 नसीम प्राइवेट लिमिटेड। नसीम प्राइवेट लिमिटेड अच्छी तरह पढ़ लें। मैं इसको पीछे कराए हुए सवालों से रिलेट करके फिर इसका डिफरेंस बताता हूं कि इसमें क्या डिफरेंट वैरायटी है। नसीम प्राइवेट लिमिटेड पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे, लेकिन पढ़ लें आप ध्यान से। जी पढ़ लें तो मैं चलूं। अच्छा, अब ना जो पहले किया था और ये जो अब है इसका फर्क समझाता हूं। बिजनेस ने कोई एक साल 2023 गुजर गया, और इस 23 में ये इनकम स्टेटमेंट थी। ये जो पीछे एक दो सवाल टारगेट सेटिंग के किए हैं ना, 2 3 पता नहीं 2 ही किए हैं शायद, हाँ 5 पेपर के 2 किए हैं 3 किए, और 19 बोर्ड पे किया 3 किए। तो हम 2024 का प्लान कर रहे हैं और हम चाहते हैं हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट ये है, इस सवाल में नहीं वैसे कह रहा हूं कि हम 30 मिलियन कमाना चाहते हैं। तो
पिछले साल हमारे खर्चे थे, फिक्स कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, सेल प्राइस इतनी बढ़ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, बताएं कितने यूनिट्स बेचें। अब ये जो हमारा सवाल है कि कितने यूनिट्स बेचें, ये पूरे बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट को सामने रख के है। मतलब पूरा बिजनेस कंप्लीट, पिछले साल जो भी था, इस साल हम मजीद इंप्रूव करना चाहते हैं, तो बताएं कितने यूनिट्स बेचें कि हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट इतना निकले, यानी पूरा ओवरऑल कंबाइंड बिजनेस। मैनेजमेंट ये जो डिजायर्ड रिजल्ट है, ये एक और तरीके से भी चाह सकती है। वो ये हो सकता है कि हमारे एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं और उनसे हम साल में 40 मिलियन कमा लिया करते हैं। हम सोच रहे हैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करें और उसकी सेल्स और खर्चे और ये सब इतना इतना होगा, तो नए को भी शामिल कर लें, तो अब हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है या कंबाइंड रिजल्ट है, वो ये काली काली फिगर्स होंगी। अगर सवाल वाला आपसे पूछे कि नए प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बेचें, पुराने प्रोडक्ट के कितने बेचें, पुराने की सेल प्राइस इतनी है, नए की इतनी होगी, फलाने खर्चे इतने होंगे, फलाने खर्चे इतने होंगे, कि बिजनेस का प्रॉफिट 70 मिलियन तक आ जाए, तो हमने ये काली काली फिगर्स यूज करके सवाल करना होगा। लेकिन अगर सवाल वाला ये पूछे कि पिछले साल चलो हम जहां भी थे, सिर्फ नए प्रोडक्ट का डाटा दे, और ये पूछे कि हम चाहते हैं कि हमारा नया प्रोडक्ट हमारे इस प्रॉफिट में 15 मिलियन का इंक्रीज ला दे, तो बताएं नए के कितने यूनिट्स बेचें। तो अब हम सवाल सॉल्व करते हुए लाल लाल वाला सवाल सॉल्व करना है कि काला काला वाला, सिर्फ लाल लाल वाला। तो सवाल में पहचानना पड़ेगा कि हमें पूरे बिजनेस की फिगर्स लेनी है या सिर्फ नए प्रोडक्ट की डिफरेंशियल फिगर्स लेनी है। ये बात समझ आई? इस सवाल में हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नहीं सॉरी, हम एक नई मशीन इंस्टॉल करके कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, और हमारी इस हरकत से ये जो कैपेसिटी नई बढ़ जाएगी, हमारी इस हरकत से मजीद यूनिट्स बनेंगे, मजीद खर्चे भी होंगे। रिक्वायरमेंट में उसने कहा हुआ है कि बताएं हम कितने यूनिट्स और बेचें मजीद, कि हमारा जो ख्वाहिश है कि 4.5 मिलियन से प्रॉफिट बढ़ जाए, बढ़ के 4.5 तक आ जाए, या ये 4.5 है। और आप अगर सवाल में डाटा देखेंगे तो आपको डाटा भी मेनली इसका बताया हुआ है, तो आपसे ये लाल लाल फिगर्स का डाटा पूछा हुआ है, तो हमें टारगेट प्रॉफिट भी ये रखना है, ये वाला नहीं, ये वाला, और सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट वो भी इस पोर्शन की, और फिक्स कॉस्ट पहले होती थी 10 मिलियन, अब एक और बढ़ के 11 मिलियन हो जाएंगी। तो हमें ये सवाल सॉल्व करते हुए फिक्स कॉस्ट 11 लेनी है कि 1? ये 1 लेनी है। ये अगर आपको डिस्कशन समझ आई तो मैं सवाल शुरू करता हूं। जो कंफ्यूजन है अगर तुम बताएं, मैं दोबारा कोशिश करता हूं। हाँ जी, डिफरेंशियल वाली बात। चलें जी, फिर सवाल सॉल्व करता हूं। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है और बेशक एग्जिस्टिंग फैक्ट्री ही यूज होगी, लेकिन मशीन को बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए 3 मिलियन रुपए खर्च होंगे। ये मैंने पहला पैराग्राफ बताया। जो नया प्रोडक्ट बनेगा, ये टेबल में उसका पर यूनिट डाटा हो गया, और पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ये उसी के ही कुछ लॉसेस की बात हो गई। पॉइंट नंबर 3 एग्जिस्टिंग प्लांट के बारे में कुछ कहा है। पॉइंट नंबर 4 ये 150,000 है, बढ़ के 170,000 तक हो जाएंगे, हमने 20,000 लेना है। और सेल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बता दिया और टैक्स रेट बता दिया। कंप्यूट दी सेल्स क्वांटिटी एंड वैल्यू, दोनों किस प्रोडक्ट की, नए की या पुरानों की भी? कैसे पता नए की? एक वजह इंक्रीज, और सारी इंफॉर्मेशन नए प्रोडक्ट की है। एग्जिस्टिंग की कौन सी इंफॉर्मेशन है भी? सारी इंफॉर्मेशन नए प्रोडक्ट की है, तो इंफॉर्मेशन भी सिर्फ नए प्रोडक्ट की है, बाकी की तो सेल्स भी नहीं दी। इंफॉर्मेशन है ही सिर्फ नए प्रोडक्ट की, और टारगेटेड इंक्रीज 4.5, तो इसलिए ये लाल लाल वाला सवाल है, काला काला वाला नहीं है। तो सवाल करने का तरीका वही है, बस सवाल में से फिगर्स ढूंढनी है, ये नए प्रोडक्ट वाली, बस सिर्फ नए प्रोडक्ट वाली, और फिक्स कॉस्ट कौन सी? जो डिफरेंशियल है।
ऑटम 10। अच्छा, अब जब आप आए ना थर्सडे को, तो है जी थर्सडे को, तो इस सवाल का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन वो होमवर्क है, वो जरूर करना यार। बस उसमें उसने बैचेस और नंबर ऑफ बॉटल्स ये थोड़ा एडवांस डाल दिया था, बाकी पैटर्न यही था उसका। वो है जी ऑटम 16, ऑटम 2016, आइडियल केमिकल्स के नाम से है ऑटम 16, इसी का एडवांस वर्जन है। इसमें पर यूनिट डाटा था, उसमें यूनिट्स भी हैं, तो बॉटल भी हैं, तो बैच भी है, लीटर भी है, ये थोड़ा सा मिक्स कर दिया, लेकिन इसका एक अच्छा वर्जन है। वो होमवर्क है ऑटम 16 आइडियल केमिकल्स, ये बेटा होमवर्क करके आइएगा। तो अब हमारे लिए बेस इक्वेशन ये है कि सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और पूछे हैं यूनिट्स, और माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब हमें पता है कि हमने ये वो लाल लाल वाला सवाल करना है, तो हम ये डिफरेंशियल फिगर्स ही लाएंगे। सेल प्राइस कितनी है पता नहीं, वेरिएबल कॉस्ट है पता नहीं, तो चूंकि उसने सेल प्राइस इन्हीं पे परसेंटेज लगवानी है, सवाल में कहा हुआ है, तो इसलिए ये पूरा ही वर्किंग वन। यूनिट्स निकालने हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट पता नहीं, और टारगेट पीबीटी कितना रखना है 4.5, 4.5 है पैट, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 65, ये हो गया टारगेट पीबीटी। चले फिक्स कॉस्ट और ये ढूंढते हैं, पहले ये आसान काम कर लेते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स। अच्छा, डिफरेंशियल वाली फिगर्स लेनी है, ये बात ओके ना? इसको सॉल्व करता हूं। अगर फैक्ट्री रेंट पे है और फैक्ट्री का रेंट 5 लाख रुपए है, इस नए प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी इसी फैक्ट्री में होनी है, तो फैक्ट्री का रेंट बढ़ जाएगा? नहीं। तो ये जो हम डिफरेंशियल वाला सवाल कर रहे हैं, इसमें रेंट कितना लेंगे? नहीं लेंगे ना, नहीं लेंगे। लेकिन अगर सवाल वाला कहे कि इस पूरी फैक्ट्री में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट थे, तो इस नए प्रोडक्ट के लिए भी हमें कोने में एक डिपार्टमेंट नया सेट करना पड़ेगा, और वो इस पूरी फैक्ट्री की 20% जगह घेर लेगा, तो 5 लाख का 20% ले लेंगे। भाई 5 लाख पहले भी था, 5 लाख अब भी है, डिफरेंशियल एक्स्ट्रा ओवरहेड बढ़ रहे हैं? नहीं, तो नहीं लेंगे। 20 क्या 40% जगह घेर ले, है तो उसी फैक्ट्री में ना। इसका मतलब डिफरेंशियल वाली बात नहीं समझे। हम जब इस सवाल को डिफरेंशियल फिगर्स लेके चल रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट से पहले भी फैक्ट्री का रेंट 5 लाख था, अब भी फैक्ट्री का रेंट 5 लाख ही है। बेशक ये नया प्रोडक्ट की प्रोडक्शन सेटअप उस फैक्ट्री के अंदर कुछ तो जगह घेरेगा, लेकिन फैक्ट्री का रेंट तो उतना ही है ना, तो इसलिए इस रेंट का हमने कोई 20% नहीं लेना। हाँ, पहले स्टाफ की सैलरी होती थी 1 मिलियन, अब 1.2 मिलियन हो जाएगी, तो वो 2 लाख डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। पहले पैराग्राफ में कोई फिक्स कॉस्ट? यस सर, पहले पैराग्राफ में ये 3 मिलियन फिक्स कॉस्ट है। भाई पीपी है भाई, हाँ तो ये 3 मिलियन तो पीपी है ना। हाँ वो आते हैं डेप्शन वाले पॉइंट पे आते हैं। 3 मिलियन फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये क्या है? ये तो पीपी है, तो प्लांट खरीदेंगे। चलें अब टेबल से नीचे चलते हैं। टेबल के अंदर कहीं कुछ फिक्स्ड का जिक्र नहीं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन है 10%। और इसको समझाने से पहले मैं पॉइंट 4 भी बताता हूं। पॉइंट 4 का डेढ़ लाइन के बाद, द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट 20% ऑफ द फैसिलिटीज नए प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होंगी। तो वैसे तो हम इसके लिए नया प्लांट ही ला रहे हैं, लेकिन चलो अगर पुराना प्लांट भी यूज हो रहा होता, तो पुराने प्लांट की डेप्रिसिएशन इस साल में लें। क्यों? वो तो पहले भी थी, तो इस पुराने प्लांट की कॉस्ट का कुछ नहीं करना। हां, नए प्लांट की कॉस्ट, उस पर अब डेप्रिसिएशन आने लग जाएगी। नया प्लांट होगा 3 मिलियन का, 3 लाख।
हाँ जी डेप्सन, ओके। पॉइंट नंबर 4, एडमिन एंड अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स 150,000 पर मंथ हुआ करते थे, नए प्रोडक्ट की वजह से दीज विल इंक्रीज टू 170। इंक्रीज बाय होता तो 170 लेते हैं, इंक्रीज टू 170 है तो 20,000 एडिशनल है, तो एडमिन एंड अदर 20,000 पर मंथ है, 240। और कोई फिक्स कॉस्ट 0.5 0.6 बस, तो ये होगी टोटल फिक्स 540 540। सेल प्राइस भी चूंकि परसेंटेज लग के लगनी है तो वो भी इसी वर्किंग से ही निकालूंगा। ये जो टेबल दिया हुआ है ये इसी नए प्रोडक्ट का पर यूनिट डेटा है। तो एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल इंपोर्टेड वाला कितना लगता है जी? 1.3 इंटू 750 975। फिर लोकल वाला भी लगता है, ये मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया? 1.3 इंपोर्टेड 0.5 किलो इंटू 150 75। एक यूनिट बनाने के लिए इतने रुपए का मटेरियल लगता है, यानी मशीन में इन होता है कि लॉस के बाद इतना बच जाता है, इतना इन होता है। लेबर का क्या टाइम लगता है? 2 घंटे इंटू 300। और वेरिएबल FOH क्या लगते हैं? 200 पर, यानी यही 2 घंटे और 200 रुपए, 400। यहां तक ओके। पॉइंट नंबर 1 और 2 समझाता हूं, यहां तक नोट कर रहे हैं तो कर लें, फिर दिमाग फारिग करके पॉइंट 1 2 पे आए। अच्छा, वही वाले दोनों सवाल डाल देते हैं। अच्छा ठीक है। टेस्ट देने वाले लोग बहुत थोड़े हो गए हैं यार। आप में से ना, ये तो लास्ट टाइम भी शायद 46 लोगों ने टेस्ट दिया था, मैंने बोला था क्लास में, अभी भी 46 लोगों ने दिया है। ये बाकी लोग चलो कुछ बेहतरी सोच रहे होंगे। जवेरिया, सिकंदर अमीन, रुशान फातिमा, मीरब सकलैन, इब्राहिम उमर, फिजा इशफाक, अब्दुल राफे। अच्छा चलो जी 26 में से 26, चलो ठीक है, गुड। यहां तक अच्छा देखिए,
प्रोसेस में ये काम करते रहे हैं और अभी भी सवालों में थोड़ा थोड़ा से प्रोसेस की झलक आ जाती है। पॉइंट नंबर 2, जितना मटेरियल इन होता है उसमें से कुछ होता है खराब, और वो जो खराब होता है वो हम बेच भी देते हैं, तो नॉर्मल लॉस की रिकवरी यहां से लेस करेंगे ना, तो नॉर्मल लॉस की रिकवरी यहां से हो जाएगी लेस। कितना नॉर्मल लॉस होता है? 5%। अच्छा, अब इसके 5% को जरा समझते हैं, अच्छी कैलकुलेशन है। इनपुट डलता कितना है? इंपोर्टेड मटेरियल डलता है 1.3, लोकल डलता है 1 पॉइंट नहीं 0.5, 1.8, और ये कह रहे हैं जी कि इवेपोरेट हो जाता है 5%। कितना? 0.09। तो ये जो इवेपोरेट हो जाता है ये चिड़ियों से वापस ला के हम बेच देते हैं। तो फिर बेचते क्या है? जो बाकी बचता है, बाकी क्या? 1 यूनिट कितने किलो वजन का बच जाता है? ये आउटपुट का वजन है, तो ये 1.6 तो नहीं बना, 1.1। ये है जो वेस्ट होता है, ये बैलेंस करके निकला। ये है जो 80 रुपए का बिकता है, 80 का, ये 80 रुपए किलो बिकता है, तो 0.11 इंटू 80, 8.8। ये मैंने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 किया है सॉल्व। और कोई वेरिएबल कॉस्ट? सेलिंग कॉस्ट कितनी? 359। अरे सॉरी, ऐड जी 2400.2। ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और सेकंड लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि हम ये प्रोडक्ट बेचेंगे वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25%। तो इसमें 25% जोड़ लें, 3000.25, ये सेल प्राइस है। कॉस्ट प्लस 25%, और बस हो गया सवाल सॉल्व। ये 3000.25 माइनस 2400.2, तो यूनिट्स आ जाएंगे जी 12437। पूछा क्या है? यूनिट्स भी और रेवेन्यू भी, तो टारगेट सेल रेवेन्यू बन गया 12433 इंटू वो 3000.25। ये 0.25 बढ़ा भी सकते हैं, पता नहीं है। 3714109। ऑटम 18 पे आ जाए, इसकी कैलकुलेशन देख लें, इसमें जो पूछना है बताइए, फिर ऑटम 18 पे आ जाए। बास्केटबॉल
लास्ट टाइम सीडीपी से सवाल नहीं आया, नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूं कि लास्ट टाइम नहीं आया, तो ऑटम 23 आया था, वो कर लिया आपने। ये सवाल डन। चलें ऑटम 18 पे आ जाएं। बास्केटबॉल लिमिटेड, बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड पढ़ लें, करता हूं। बुक में क्वेश्चन 8। हाँ जी, कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? एक तो ना ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इस तरह के वर्ड्स मिल जाना तो पक्का सीवीपी का सवाल होता है। उसके अलावा सवाल के डेटा से, सवाल की रिक्वायरमेंट से हो जाता है अंदाजा। अच्छा, लाल वाला सवाल है कि काला वाला सवाल है? लेकिन मैनेजमेंट तो चाह रही है कि 36 मिलियन प्रॉफिट बढ़ जाए। वो ओवरऑल बढ़ा हुआ प्रॉफिट चाह रही है, क्योंकि आपको डेटा, कोई डिफरेंशियल डेटा तो दिया ही नहीं, कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी लॉन्च हो रहा है। हमने इस साल में कुछ और चेंजेस करनी है, प्राइसेस बढ़ानी है, तो मैनेजमेंट चाह रही है कि हमारा ओवरऑल प्रॉफिट पिछले साल से 36 ज्यादा आ जाए। अगर कोई नया प्रोडक्ट होता, कोई डिफरेंशियल डेटा होता, तो शायद लाल वाला सवाल होता। अब बेशक उसने टारगेट प्रॉफिट की अमाउंट बताने की बजाय पिछले में एड ऑन बताया है, लेकिन ये लाल वाला सवाल नहीं है, है ना? तो कर लेते हैं फिर प्लानिंग सवाल की। टारगेट प्रॉफिट वाला सवाल है, तो यूनिट्स पूछे हैं या रेवेन्यू पूछा है? रेवेन्यू पूछा है। और आपको सवाल में कहीं यूनिट्स, पर यूनिट की कोई इंफॉर्मेशन, तो फिर इस पे वो टारगेट प्रॉफिट वाला दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैंने इसमें ना फॉर्मूले लिख के दिए थे, तो हमें फिर ये वाला लगाना पड़ेगा, टोटल टारगेट सेल्स इनटू सीएचओ माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट और टारगेट पीबीटी। इस रास्ते से आना पड़ेगा, क्योंकि सीएस रेशो ही निकाल सकते हैं, आपके पास यूनिट्स, पर यूनिट चीजें नहीं हैं, तो ये बेस बना के चलना पड़ेगा आगे। ये जो टेबल दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट, ये पिछले साल की है,
और हम अभी इस वक्त नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं। अच्छा, पिछला साल और नेक्स्ट ईयर ना जरा बोलने में मुश्किल हो रहा है, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं जो गिवन है वो 2023 है और हम 24 प्लान कर रहे हैं। ठीक है, 23 एंड है, ये टेबल जो गिवन है ये 23 है, हम 24 की प्लानिंग कर रहे हैं। 23 की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है टोटल करके, और इनमें जो हमें 24 में चेंजेस की उम्मीद है वो 0.123 में बताई हुई हैं। सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कमीशन, फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ताकि हम पिछले साल की फिगर्स में चेंजेस करके अगले साल की फिगर्स बना सकते हो। पिछले साल से इस साल में जो चेंज आना है, जो प्रॉफिट बढ़ना है, सिर्फ सेल प्राइस बढ़ा के ही हम उस प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे या यूनिट्स भी और ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे? कैसे पता? जी, एक तो पार्ट बी में आपसे पूछा भी हुआ है, रिक्वायरमेंट बी, कि अब हम प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी, पिछले साल क्या करते थे 70, हमें अब कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, यानी कितने % प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम टारगेट सेल अचीव कर सके। मतलब यूनिट्स ने भी बढ़ना है जी, यूनिट्स ने भी बढ़ना है। अगर पता होता यूनिट्स ने कितना बढ़ना है तो फिर सवाल ही क्यों होता, है ना भाई? सेल प्राइस 8% बढ़नी है, यूनिट्स ने इतने बढ़ना है, तो बस सवाल खत्म। तो यूनिट्स ने कितना बढ़ना है ये नहीं पता है। प्रॉब्लम यह है कि यूनिट्स के बढ़ने का हमें नहीं पता। टारगेट प्रॉफिट का सवाल है, ये बात ओके, लाल वाला सवाल नहीं, काला वाला सवाल है। और मैं CS वाला फार्मूला लिख रहा हूं, यूनिट्स वाला नहीं लिख रहा, ये भी ओके। अब हमें इनकी चीजें पूरी करके लिखनी है। ये तो पिछले में 36 ऐड कर देते हैं, पिछला था कितना 90, और ये जो 36 है ये पैट है कि PBT है, तो इसलिए इसको पिछले 90 में ऐड करें। तो 90 में ऐड किया 36 को तो 126, लेकिन ये पैट है, ये हो गया टारगेट PBT है 75, ये हो गया जी टारगेट PBT। टारगेट सेल्स तो हमने निकालनी है। अब हमें चाहिए दो चीजें, CS और टोटल फिक्स कॉस्ट। पिछले साल वाली CS ही चल जाएगी या नहीं? क्योंकि पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट दी है, अगर हम समहाउ पिछले साल की CS रेशियो निकाल लें, वही यहां लिख लें, या इस साल वो CS नहीं चलेगी? क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि प्राइसेस चेंज हो रही हैं, सेल प्राइस बढ़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट किसी और तरह बढ़ रही है, कमीशन भी आ रही है, तो CS रेशियो चेंज होगी। इसलिए हमें नई CS रेशियो भी निकालनी पड़ेगी और फिक्स कॉस्ट तो निकालनी है। ये है जी सवाल की प्लानिंग। यहां तक भी सब ओके? पहले आसान काम करते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। यार ये बड़ा मसला, मैं जज्बाती आदमी हूं ना, फिर जज्बाती होकर ना टाइम निकल जाता है। शुरू में आपने इतना टाइम लगा दिया, तो अभी सवाल नहीं समझ रहा। टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं, पहले पैराग्राफ में कोई फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं, टेबल में कहीं फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ, हाँ आपको पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितनी फिक्स है ये भी बताई हुई है, पिछले साल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कितनी फिक्स है ये भी पता चल रही है। तो ये तो आ जाएंगी पिछले साल की, लेकिन इनमें तो इस साल अब चेंजेस भी हैं, तो फिर ऐसा करते हैं पहले पिछले साल की निकालते हैं ताकि उनमें फिर हम चेंजेस कर लें। तो ये कह देते हैं जी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में टोटल अगर हम फिक्स कॉस्ट निकालें तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है इसका? 40, ओके। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 47 का 60%, 188.2। ये पिछले साल फिक्स कॉस्ट थी। क्या ये सारी की सारी फिक्स कॉस्ट्स अब इन्फ्लेट हो जाएंगी या कोई नई कॉस्ट्स भी आएंगी या सारी इन्फ्लेट नहीं होंगी? पॉइंट नंबर 1, सेल प्राइस, डिस्काउंट, कमीशन। पॉइंट 1 तो सेल प्राइस का हो गया। पॉइंट 2, वेरिएबल कॉस्ट्स कमीशन के अलावा 4% महंगी होंगी, जबकि फिक्स कॉस्ट डेप्रीसिएशन के अलावा बाकी 5% महंगी होंगी। एक्सेप्शन होगी उतनी ही होगी जितनी
पहले थी, तो पिछले साल कितनी थी? तो अगर हम डेप्रिसिएशन निकाल दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि अदर फिक्स कितनी थी। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि सवाल पूरा पढ़ा हुआ था और पता था कि डेप्रिसिएशन के अलावा कॉस्ट ने महंगे होने हैं, तो मैंने पहले वो अलावा वाली कॉस्ट निकाली है। और अब हमारा जो बजट ईयर है, अदर फिक्स कॉस्ट ने होना है महंगा 5%, तो 98.2 1.05 1011, और डेप्रिसिएशन यही रहेगी 193.11। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट ओके। अच्छा, वैसे तो आसान सी बात है, लेकिन ना कुछ बच्चों को होती है कंफ्यूजन, तो मैं तसल्ली के लिए बता रहा हूँ। कुछ बच्चे समझते हैं कि लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तो हम कहाँ हैं? मतलब हम शायद 2024 में हैं, तो लास्ट ईयर मतलब 2023, नेक्स्ट ईयर मतलब 2025। ठीक है, ऐसा हम पूरे साल में नहीं फैल के खड़े हुए, हम एक पॉइंट पे खड़े हैं। वो पॉइंट या तो 23 का एंड है या 24 का जस्ट स्टार्ट है। तो वहां खड़े होके लास्ट ईयर मतलब जो 23 खत्म हुआ है, नेक्स्ट ईयर मतलब जो भी 24 सामने है, तो इनके दरमियान में कोई साल का गैप नहीं है। ये एक है और ये उससे अगला है ना यार? आपको मजाक लग रहा है? सीरियसली बच्चों को होती है परेशानी, इनके दरमियान में गैप नहीं है कोई साल का। फिक्स कॉस्ट हो गई। CS रेशो, CS रेशो सेल प्राइस और वेरिएबल और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से ही निकलेगी या टोटल से भी निकलती है? टोटल से भी निकल आती है। तो हमारे पास अगर यूनिट्स होते तो हम पर यूनिट चीजें लेके चल लेते। जैसे वो सॉर्ड लेदर लिमिटेड का एक सवाल किया था, उसमें पहले पिछले साल की पर स्प्रिंग 17 मैंने क्लास में किया था, पिछले साल की पहले सेल प्राइस पर यूनिट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड पर यूनिट निकाले थे, उनको चेंज किया था और नई CS निकाली थी या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला था। यहां पर हमारे पास फिगर्स ही टोटल हैं, तो टोटल से नहीं CS निकल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको जो फिगर्स गिवन हैं वो पिछले साल की हैं, हमें CS चाहिए इस साल की। तो अब वो टोटल फिगर्स हैं, नींद आ रही है, अब वो टोटल फिगर्स हैं, तो उन टोटल फिगर्स से 23 की फिगर से 24 की फिगर्स बनाने के लिए वॉल्यूम चेंज भी तो है ना, या नहीं? वो हमें पता नहीं है। तो वॉल्यूम चेंज होने से क्या CS रेशो चेंज हो जाएगी? पता नहीं क्या बात कर दी मैंने। 2023, चलें जिनको नहीं समझ आई, 2023 में सेल्स थी 500 मिलियन रुपए, वेरिएबल कॉस्ट थी 400 मिलियन रुपए, कंट्रीब्यूशन टोटल 100 मिलियन रुपए। 2024 में इसने 10% महंगा होना है, इसने 5% महंगा होना है। वन 30 CS देखिए क्या बनी, 23.64। अच्छा, अगर वॉल्यूम चेंज भी होता, चलो 10% वॉल्यूम चेंज होता, तो ये भी और ये भी होता ना? क्यों? तो अब ये 1.1 डाल के देखें क्या आंसर होता। 605 पूरा 462 43। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये दोनों में सेम होता है ना। तो वॉल्यूम कम हो ज्यादा हो, CS रेशो को अफेक्ट नहीं करता, CS रेशो को बस महंगाई ही अफेक्ट करेगी। तो हमें पिछले साल की टोटल फिगर्स पता है, तो हम नई CS रेशो निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालें? उन्हीं टोटल्स को ही प्राइस चेंज कर दे, नई CS आ जाएगी। बस यही था इसमें। वर्किंग वन, पिछले साल की टोटल सेल्स कितनी?
अच्छा, इसको भी मैं ऐसे तोड़ देता हूं ताकि फिगर सामने आ जाए। पिछले साल की सेल्स कितनी? 567 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी? 400 का 60% 240। और वेरिएबल ऑपरेटिंग, अच्छा ये जरा देखना, मैं एक साइंस लगाने लगा हूं यहां। कमीशन थी पिछले साल या नहीं थी? थी। तो ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसमें कमीशन कहां आ रही होगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही आ रही होगी ना, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि अगले साल इसने महंगा होना है, इसका रेट ही बदल जाना है, इसलिए मैंने इसको तोड़ा है। तो पिछले साल कमीशन कितनी थी? 567 का, इसका ना कितनी? 11.34। तो फिर बाकी वेरिएबल कितनी थी, ये कैसे निकालूं? 47 का 40%, ये हो गया वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, और कमीशन के अलावा ये आ गई अदर 7.46। नहीं, ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए तोड़ी हैं जिस वजह से ये तोड़ी थी कि इसने इन्फ्लेट होना था, इसने नहीं होना था। इसने इन्फ्लेट होना है, इसके तो रेट नहीं चेंज हो जाना। लास्ट ईयर, नींद आ रही है यार, इतनी क्या यार, इतना तगड़ा सवाल करा रहा था आप लोग। नहीं खैर, इतना भी तगड़ा नहीं है, मैंने ओवर बोल दिया। नेक्स्ट ईयर मतलब 2025-26। अब नेक्स्ट ईयर की सीएस निकालनी है तो इनमें बस महंगाई डाल लेते हैं। तो सेल्स ये कल परसों भी वो चेयर्स वाले साल पे बात हुई थी। अगर कुछ पे कोई और रेट और कुछ पे कोई और रेट लगता है तो हम एवरेज प्राइस ले लेते होते हैं, सही है। और बल्कि एवरेज प्राइस पे डालने की बजाय मैं इसको डिस्काउंट के तरीके से कराता हूं। अगले साल की जो सेल्स होंगी वो कितनी महंगी हो जाएंगी? कितनी? 6136। लेकिन हमने ना कुछ लोगों को डिस्काउंट दे देना है। ट्रेड डिस्काउंट है ये कि सेटलमेंट डिस्काउंट है? ट्रेड। तो वो माइनस करके ही सेल्स होती है। हमने दे देना है कितने लोगों को डिस्काउंट? 30% लोगों को डिस्काउंट देना है, और वो देना है कितने परसेंट? 10%। जी 18.3। तो सेल्स हमारी फिर होंगी 593.99। वो एवरेज प्राइस वाली बात मुझे मुश्किल लगी, मैंने ऐसे बता दिया। वो एवरेज प्राइस वाली बात छोड़ दी मैंने। ये सेल्स होंगी, इतना डिस्काउंट ट्रेड दे देंगे तो ये सेल्स होंगी, इतनी होंगी सेल्स। और वेरिएबल कॉस्ट्स कितनी महंगाई हो जाएगी? जी 249.6। और अदर वेरिएबल ऑपरेटिंग, अदर में क्या होगा? कितनी महंगाई? यही 4%। कितनी? 7.76। और कमीशन के बारे में क्या होगा मैं जी? कि अब वो 2 की बजाय 3%। किस पे लगाऊं 3%? 593.99 का 3%, 17.82। कंट्रीब्यूशन 11-10 जी। कंट्रीब्यूशन 31 पॉइंट, तो सीएस क्या बन जाएंगी? डिवाइडेड बाय ये, क्योंकि ये सेल्स हैं। वो तो मैंने बस फेस पे डिस्काउंट लेस करके दिखाया, सेल्स ये हैं 53.67। चलिए हो गया सवाल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टारगेट सेल्स आ जाएंगी
जी, सिक्स सेवन 2.8, ये था जी सवाल। अच्छा, ये टारगेट सेटिंग भी बहुत है। अब इसमें मैंने आपको इसका चौथा हिस्सा जो किया था वो बताना है, तो जुम्मेरात या मैक्सिमम जुम्मे को फिर सीबीबी छोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन आप, अभी मुझे टाइम बहुत ज्यादा हो गया, वरना मैं आपको कहता अभी पहले आप पार्ट बी ट्राई करें। तो इसका पार्ट बी, और वो क्या था, ऑटम 16, ये होमवर्क। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।